प्यारे स्टूडेंट्स, अब रोले प्रमेय के बाद हम लोगों का एक और प्रमेय बच जाता है मध्यमान प्रमेय। प्रमेय इसमें बस शब्द लिखा हुआ है, प्रमेय को आपको सिद्ध नहीं करना है। प्रमेय में साधारणतः होता क्या था, आप कथन लिखते थे, कथन लिख के फिर उसका प्रूफ करते थे। यहाँ ऐसा नहीं करना है, मध्यमान प्रमेय को प्रूफ नहीं करना है। रोले प्रमेय में भी हमने कुछ प्रूफ नहीं किया था, मध्यमान प्रमेय में भी कुछ प्रूफ नहीं करना है। बस दिए गए सवाल में दिए गए प्रमेय को आपको सत्यापित करना है। रोले प्रमेय पूछेगा तो रोले प्रमेय, मध्यमान प्रमेय सत्यापित करने पूछेगा तो आप मध्यमान प्रमेय को सत्यापित करेंगे। हर वर्ष रोले प्रमेय और मध्यमान प्रमेय में से एक प्रश्न आपको जरूर पूछा जाता है। प्रश्न का वेटेज 4 से 5 नंबर होता है। अगर हम लोग टोटल नंबर से देखें तो लगभग 1% नंबर आपका रोले प्रमेय और मध्यमान प्रमेय तय कर देता है। तो चलिए, मध्यमान प्रमेय होता कैसे है, रोले प्रमेय जैसा ही है, थोड़ा सा बस इसमें चेंज है। इसमें जो पहला स्टेप रहेगा, यहाँ पर जो भी फलन दिया रहेगा, ये फलन बंद अंतराल AB में वास्तविक संख्याओं के समुच्चय के लिए संतत होना चाहिए। फिर यही फलन F मुक्त अंतराल AB के लिए में, AB के लिए नहीं, AB में अवकलनीय होना चाहिए। शुरू के दो स्टेप तो सेम है रोले प्रमेय जैसे, तीसरे स्टेप में थोड़ा सा फर्क है। यहां पर FA और FB बराबर नहीं होने चाहिए। ये थोड़ा सा अलग हो गया, पिछले बार बराबर था। तब जाके क्या होता है चौथे स्टेप में, तब एक C अंतराल AB में इस प्रकार विद्यमान होता है कि F' बराबर FB माइनस FA बटे B माइनस A। शुरू के दो स्टेप में मैं नहीं बता रहा हूं, सेम है। 5 प्रकार के जो फलनों का मैं नाम लिया था, दिए गए अंतराल के लिए वो संतत भी होता है, अवकलनीय भी होता है। सातत्यता तथा अवकलनीयता की जांच करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तीसरे स्टेप में हम लोग दिए गए जो अंतराल है उसके निम्न सीमा और उच्च सीमा के लिए देखते हैं फलन बराबर है कि नहीं। बराबर नहीं है तो एक C अंतराल AB में इस प्रकार विद्यमान होगा कि F' बराबर FB माइनस FA बटे B माइनस A होता है। मतलब पिछले बार जहां C का मान हम F' बराबर 0 करके निकाल रहे थे, इस बार हम इस सूत्र का प्रयोग करेंगे C का मान निकालने के लिए। अगर C का मान निकालने के बाद C का मान A और B के बीच में आता है, मतलब A से बड़ा B से छोटा, तो आप कह सकते हैं कि दिए गए फलन के लिए मध्यमान प्रमेय सत्यापित हुआ। अब चलिए इसका एक सवाल देख लेते हैं, तो जो भी थोड़ा बहुत डाउट आपके मन में उठ रहे होंगे वो भी क्लियर हो जाएंगे। मध्यमान प्रमेय पे स्टूडेंट्स, ये रहा आपका प्रश्न, एकदम रोले प्रमेय जैसा ही है, बस सत्यापन के समय थोड़ा सा फर्क आ जाता है। देखिए दिया गया है फलन f(x) बराबर x² माइनस 4x माइनस 3, सभी x जो 1 और 4 के बीच में 1 और 4 में विद्यमान है के लिए अंतराल है, ये 1 और 4 जो मैं बोला, के लिए मध्यमान प्रमेय को सत्यापित कीजिए। फलन दिया गया है, फलन बीजीय फलन है, अंतराल दिया गया है 1 4, x के जो सारे मान हैं वो 1 से लेके 4 तक है, मतलब 1 से शुरू होता है 4 तक जाता है। आपको मध्यमान प्रमेय को सत्यापित करना है। तो सत्यापन करने के कुछ स्टेप होते हैं, चलिए उन्हीं स्टेप्स को हम लोग फॉलो करते हैं। पहला जो स्टेप रहेगा स्टेप 1। स्टेप 1 में आप लिखेंगे कि f(x) एक बीजीय फलन है, अतः यह अंतराल 1 4 में संतत होगा। पहला जो स्टेप है ठीक वैसा ही है जैसे रोले प्रमेय का है, f(x) बराबर करके आप फलन को लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिखेंगे चलेगा।
बार बार मैं इस बात पे जोर दे रहा हूं कि संततता के समय हमेशा बंद अंतराल और अवकलनीयता के समय आप हमेशा खुले अंतराल का ध्यान रखेंगे। तो ये पहला स्टेप हो गया। इसके बाद दूसरे स्टेप में आ जाते हैं। स्टेप 2। स्टेप 2 में हम लिखेंगे फिर से जैसे रोले प्रमेय में लिखते हैं, एफ एक्स एक बीजीय फलन है, अतः यह अंतराल 1-4 खुला अंतराल है इस बार में अवकलनीय होगा। अब जो अंतराल दिया गया है उसके निम्न और उच्च सीमा के लिए देखेंगे फलन के मान बराबर है कि नहीं है। स्टेप 3, फलन fx में x की जगह 1 रखिए, तो यहाँ जगह 1 का वर्ग माइनस 4 गुणित 1 माइनस 3, तो यहाँ पर आ जा रहा है 1 माइनस 4 माइनस 3, तो आ गया माइनस 6। और f4 बराबर आ जाएगा 4 के घात 2 माइनस 4 गुणित 4 माइनस 3, तो 16 माइनस 16 माइनस 3, तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस 3। आप देख सकते हैं f1 बराबर नहीं है f4 के। मतलब आगे हम मध्यमान प्रमेय को सत्यापित कर सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। स्टेप 4। स्टेप 4 में क्या बोलता है कि इसलिए C जो है 1-4 में अंतराल 1-4 में विद्यमान होना चाहिए। तो C का मान ज्ञात करने के लिए जो हमारा फॉर्मूला था उसका हम प्रयोग कर लेते हैं। स्टेप 1 स्टेप 2 आपने नोट कर लिया होगा, इसमें कोई बहुत दिक्कत है नहीं। मैं इस साइड को मिटा दे रहा हूं। सूत्र हमारा क्या होता था? सूत्र था एफ डैश सी बराबर एफ बी माइनस एफ ए बटे बी माइनस ए। प्रश्नानुसार जो हमारा निम्न सीमा है वो 1 है, तो ए का मान 1 हो जाएगा और बी का मान हो जाएगा 4, क्योंकि उच्च सीमा जो हमारा अंतराल दिया गया है वो 4 है। तो यहाँ पर आ गया एफ डैश सी बराबर हम लिख सकते हैं एफ ऑफ 4 माइनस एफ ऑफ 1 बटे 4 माइनस 1। अब यहाँ पर देखिए एफ ऑफ 4 का मान कितना था? माइनस 6 माइनस एफ ऑफ 3 का मान माइनस 3 था बटे 3। तो यहाँ पर माइनस 6 माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस 3 बटा 3। हल करेंगे तो आ जाएगा माइनस 1। तो ये ध्यान रखेंगे अभी एफ डैश सी का ही मान निकला है, सी का नहीं निकला है। स्टेप 3 मेरे ख्याल से आपने नोट कर लिया होगा, इसको मैं मिटा दे रहा हूं। अब देखिए फलन एफ एक्स जो है वो है एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3। तो एफ डैश एक्स बराबर हो जाएगा एक्स स्क्वायर का अवकलन 2x माइनस 4x का अवकलन माइनस 4 और माइनस 3 का अवकलन हो जाएगा 0। तो यहां से हम लोग एफ डैश सी मतलब x को रिप्लेस करेंगे c से, तो कितना आ जाएगा 2c माइनस 4। अब एफ डैश सी जो है वो किसके बराबर है? माइनस 1 के बराबर है। एफ डैश सी का मान अपने माइनस 1 के बराबर निकाला है, तो 2c माइनस 4 बराबर आप लिखेंगे माइनस 1। तो यहां पर आ गया 2c माइनस 1 प्लस 4। यहां पर आ जाएगा c का मान अगर हम लोग देखेंगे तो 3/2, मतलब c का मान जो है 1.5 के लगभग 1.5 आया। इस प्रकार c बराबर आया 1.5 जो विद्यमान है अंतराल 1 और 4 के बीच में।
अब 1.5 जो है निश्चित ही वो 1 से बड़ा है, 4 से छोटा है, मतलब अंतराल 1 और 4 के बीच में ही है। यहां लिख सकते हैं, आप लास्ट में जरूर लिखेंगे, अतः मध्यमान प्रमेय सत्यापित हुआ। इस प्रकार से आपको मध्यमान प्रमेय का सत्यापन करना है। मेरे ख्याल से ये टॉपिक आपको क्लियर हो गया होगा। कुछ अगर आपको डाउट होगा तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। आप अपने फीडबैक कमेंट के माध्यम से मुझे जरूर बताइए। अगर आपको लगता है कि जो ये लेक्चर है इसमें कुछ कमी रह जा रहा है तो उसको जरूर दूर किया जाएगा। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा तो एक लाइक जरूर प्रेस कीजिएगा। अपने दोस्तों और सहपाठियों के साथ इस कोर्स को शेयर कीजिए। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि और बेल नोटिफिकेशन दबाना मत भूलिएगा, जिससे आपको जब भी मैं नया लेक्चर डालूं तो आपको सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। तो यहां तक हमारा ये जो अध्याय था ये खत्म हो गया। एनसीईआरटी को हमने फॉलो किया। फॉलो करते हुए यहां तक हमारा सिलेबस था। अब इसी के ऊपर हम लोग एक और लेक्चर सीरीज चलाएंगे। ये लेक्चर सीरीज यहीं पर खत्म होता है, जहां पर हम लोग प्रॉब्लम सॉल्विंग करेंगे। मतलब परीक्षा में जो प्रश्न आते हैं सीधा सीधा उन प्रश्नों को उठाएंगे और हल करेंगे। लेकिन उससे पहले आपको जितना थ्योरी मैंने पढ़ाया है ये पढ़ना बड़ा जरूरी है। अगर आपको यहाँ तक सूत्र वगैरह का जो कॉन्सेप्ट है, जैसे हमने प्राचलिक रूप के बारे में पढ़ा, लघुगुणकीय अवकलन पढ़ा, गुणा के रूप में फलनों का अवकलन कैसे करते हैं, फिर भाग के रूप में फलन का अवकलन कैसे होता है, ऐसे कई सारे कॉन्सेप्ट हमने पढ़े हैं। सातत्यता की जांच, अवकलनीयता की जांच, ये जब आपको कंप्लीट होगा तो ये जो लेक्चर का सीरीज था हमारा सातत्यता और अवकलनीयता पे, ये जब आपका पूरा क्लियर होगा तो आप आगे के लिए बढ़ सकते हैं। इसका अच्छे से अभ्यास कीजिए, क्योंकि कलन गणित का आपके सिलेबस में 45% वेटेज है। मतलब 100 में से 45 नंबर के प्रश्न अवकलन, समाकलन और अवकल समीकरण से पूछे जाने हैं। तो उम्मीद है आप लोग तैयारी कर रहे होंगे। धन्यवाद।